हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन एमपी पीएससी एंड एमपी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वेश्चंस। इससे पहले मैं सेट 1 और सेट 2 अपलोड कर चुका हूं, तो मेरे फ्रेंड्स जो भी इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले आप पुरानी वीडियो को ज़रूर देखें। चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में प्राचीन शैक्षणिक परंपरा के संकेत किस स्थान पर मिलते हैं? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगर सबसे प्राचीनतम शैक्षणिक परंपरा के कहीं संकेत मिलते हैं तो वो मिलते हैं हमें उज्जैन में, और उज्जैन में ही है संदीपनी आश्रम। तो संदीपनी आश्रम में हमें जो मध्य प्रदेश के पुराने कस्टम्स हैं, पुरानी जो परंपराएं हैं, उनके हमें अवशेष देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, संदीपनी आश्रम में ही भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी श्री सुदामा जी के साथ मिलके। तो सुदामा जी और भगवान कृष्ण ने संदीपनी आश्रम में शिक्षा ली थी। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी अनुसुईया आश्रम। आप सभी जानते होंगे कि अनुसुईया आश्रम माता अनुसुईया से लेके प्रसिद्ध है, जिन्होंने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को यहाँ पे बालक बना दिया था और अपना स्तन यहाँ पे पान कराए थे। दोस्तों, थर्ड ऑप्शन चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम आप सभी जानते हो कि सतना डिस्ट्रिक्ट से और काफ़ी यहाँ पे प्रसिद्ध है चित्रकूट धाम। तो चित्रकूट जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बीच बॉर्डर पर यहाँ पे लगता है, और चित्रकूट धाम भगवान श्री राम ने यहाँ पे 12 वर्ष का जो वनवास है वो यहाँ पे बिताया था। भ्रातरी गुफाएं। दोस्तों, मुनि भ्रातरी जी की गुफाएं यहाँ पे मिलती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक प्रसिद्ध और जो हमारे साधु संत हैं, जो हमारे मुनि हैं, उनका एक अच्छा हमें जो पारंपरिक स्रोत है वो हमें इससे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला किसके अध्ययन केंद्र के लिए प्रसिद्ध थी? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो धार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भोजशाला आपको देखने को मिलेगी, और भोजशाला जो टोटल संस्कृत भाषा के लिए प्रसिद्ध है। और जो हमारी संस्कृत केंद्रों से जितने भी अध्ययन केंद्र चलते हैं, जो कि जिनमें जो टीचिंग दी जाती है, जो ज्ञान दिया जाता है उन भोजशालाओं के माध्यम से, वो यहाँ पे प्योर संस्कृत लैंग्वेज में दिया जाता है, संस्कृत लैंग्वेज। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक ग्राम है मोहितपुर नाम से, वहाँ पे जो रीजनल भाषा है वो आज भी संस्कृत है, और लोग संस्कृत में ही वहाँ पे बात करते हैं, संस्कृत में ही अपने जो कम्युनिकेट हैं उनसे यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल याचे कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, मिल याचे जो कार्यक्रम है मध्य प्रदेश का काफ़ी प्रसिद्ध एंड पॉपुलर कार्यक्रम है, जिसमें शाला विकास, गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम और विद्यालयों का विस्तार, जो एजुकेशन बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम है, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पे किया जाता है। मिल याचे कार्यक्रम, जिसमें स्टूडेंट की क्वालिटी, स्टूडेंट के स्किल और स्किल डेवलपमेंट के लिए ये जो कार्यक्रम है यहाँ पे चलाया गया था इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार मध्य प्रदेश प्रथम विद्यालय की स्थापना न्यूनतम कितने छात्रों की उपलब्धता आवश्यक कराती है? तो दोस्तों, शिक्षा के अनुसार शिक्षा अधिनियम के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में प्रवेश प्राथमिक विद्यालय की स्थापना है, तो न्यूनतम जो छात्रों को की उपलब्धता है वो यहाँ पे कराती है 40, यानी यहाँ पे 40 छात्र होने अनिवार्य होंगे, तभी जाके उसकी जो सकारात्मकता है, जो एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए जो एक अधिनियम बनाया गया है, उसकी सकारात्मकता इससे नजर आएगी, और मिनिमम यहाँ पे 40 विद्यार्थियों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अकॉर्डिंग दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिक्षा के अधिकार के लिए जो अधिनियम मध्य प्रदेश में लाए गए, उन अधिनियम के अकॉर्डिंग जो भी प्राथमिक हो या न्यूनतम हो या मध्यम विद्यालय की स्थापना हो, उनमें प्रावधान के लिए मिनिमम से मिनिमम यहाँ पे बच्चों की उपलब्धता करानी आवश्यक है। अगर माध्यमिक विद्यालय हैं तो उनमें 12 बच्चों की उपलब्धता करानी बहुत आवश्यक है, और यदि विद्यालय मिडिल है, अपर क्लास है, तो वहाँ पे 14 यानी 40 विद्यार्थियों की आवश्यकता यहाँ पे करानी ज़रूरी है।
विद्यालय उपहार योजना को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों विद्यालय उपहार योजना को जाना जाता है प्रमाण पाठशाला के नाम से। प्रणाम पाठशाला। दोस्तों प्रणाम पाठशाला का तात्पर्य होता है कि जो विद्यार्थी जो है वो अपने टीचर के प्रति जो एक अनुग्रहिता रखता है, जो एक सकारात्मकता रखता है, जो एक पुलकित भाव से जो आस्था रखता है, उन्हीं आस्थाओं को यहाँ पे प्रणाम पाठशाला का नाम यहाँ पे दिया और विद्यार्थियों के लिए जो उपहार के तौर पे इसको यहाँ पे पेश किया गया कि प्रमाण पाठशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई बस्ता कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों ई बस्ता से तात्पर्य है कि विद्यार्थियों को डिजिटल जो बैग हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों को यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें ई बस्ता में उनको इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक सुविधाएं, सभी प्रकार के जो वर्चुअलाइजेशन है वो वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये मध्य प्रदेश के कुछ चुनिंदा शहरों में ही चलाया जाएगा, जैसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर जैसे क्षेत्रों में। जवाहर नवोदय विद्यालय योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? दोस्तों जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय यानी जिसको हम नवोदय परीक्षा के नाम से भी जानते हैं, इसका शुभारंभ हुआ था 1986 से। 1986 से हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर इस विश्वविद्यालय की यहाँ पे स्थापना की गई, जिसके माध्यम से कोई विद्यार्थी अगर वो 5th क्लास में है या फिर वो 8th क्लास में है तो नवोदय की परीक्षा कोई वो दे सकता है और नवोदय विद्यालय में यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा विद्यालय पाठ्यक्रम में गीता का सारांश को पाठ्यक्रम के रूप में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों आप सभी जानते हो भगवान कृष्ण द्वारा कही गई श्रीमद् भगवत गीता, उसका जो सारांश है, उसका जो बेसिक मूल्य है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर, फल तो आपको अपने आप ही मिल जाएगा, लेकिन आपके जो कर्म हैं वो सकारात्मक होने चाहिए। इस तरीके का जो सारांश है वो शामिल किया गया वर्ष 2011 में। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में गणेश वितरण हेतु विद्यार्थियों को कितने रुपए की राशि प्रदान कराई गई? तो दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अकॉर्डिंग गणेश वितरण हेतु विद्यार्थियों को जो राशि है वो प्रोवाइड की गई 600 रुपये। 600 रुपये की जो राशि है वो विद्यार्थियों को यहाँ पे प्रदान की गई, जिससे के माध्यम से विद्यार्थियों को एक रिलीफ या फिर हम कहें कंसेंट के रूप में उन्हें दिया जाएगा, जो कि मिडिल क्लास विद्यार्थी हैं या जिनके पास गरीबी रेखा से नीचे का कोई डॉक्यूमेंट है या कोई सर्टिफिकेट है उनके लिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के ही अकॉर्डिंग निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत विद्यार्थियों को कितनी दूरी आवश्यक दिखानी पड़ेगी अपने सर्टिफिकेट में जिनके लिए मध्य प्रदेश सरकार उनको साइकिल वितरित करे? तो दोस्तों मिनिमम 2 किलोमीटर की जो दूरी है वो विद्यार्थियों को यहाँ पे दिखानी पड़ती है अपने सर्टिफिकेट में कि स्कूल से हमारा जो घर है वो यहाँ पे 2 किलोमीटर दूर है। और इतने फासले को लेकर के मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हर उस स्टूडेंट को, हर उस विद्यार्थियों को यहाँ पे साइकिल प्रोवाइड करती है, खासकर दोस्तों जो काफ़ी बैकवर्ड क्लास से हैं और मिनिमम जो मिडिल एंड लोअर क्लास से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के ही अकॉर्डिंग शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा 2019 के क्रियान्वयन हेतु प्राइवेट स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया गया? तो दोस्तों आप प्राइवेट स्कूल में भी जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं है हाई क्लास में जाने के लिए या वो सीट उन्हें नहीं मिल पाती, उस बेसिस पर उन्हें 25% का जो एक आरक्षण है वो यहाँ पे दिया जाएगा और उनके इससे काफ़ी फीस भी माफ़ होगी, स्कॉलरशिप भी अच्छी मिल सकती है और अच्छी एक एजुकेशन तो मिल ही यहाँ पे रही है। तो एक अच्छा कदम है एजुकेशन और शिक्षा के फील्ड में काफ़ी पॉजिटिव वर्क करना। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के ही अकॉर्डिंग राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत
आशा कार्यकर्ताओं की अधिकतम उम्र कितनी हो सकती है? तो दोस्तों, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशा जो कार्यकर्ताएं होती हैं, जो कि महिलाओं की डिलीवरी करवाते हैं, या जो गांव में आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस बुलाते हैं और महिलाओं के साथ यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी जाते हैं, उनकी जो मिनिमम एज है वो यहाँ पे 45 साल होनी चाहिए। 45 साल से उनकी जो एज है अधिकतम यहाँ पे होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होती है तो उनको यहाँ पे रिटायरमेंट का भी प्रोविज़न है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा बुजुर्ग महिलाएं जो होती हैं वो शायद ऐसा अच्छे से वर्क नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जो आशा कार्यकर्ताएं होती हैं उन्हें भी जो महिला है जिसकी डिलीवरी करवानी है उसका हॉस्पिटल में ख्याल रखना है, डॉक्टर से उनका एक कंसेंट करानी होती है, बहुत सारे काम ऐसे करवाने पड़ते हैं जो एक फुलफिल और एक स्वास्थ्य महिला ही अच्छे से करा सकती है, जो कि आशा कार्यकर्ताओं के रूप में वो उनके साथ जाती है। उनकी जो एज है वो यहाँ पे 45 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। दोस्तों, 18-19 आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग 4D का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों, 4D का संबंध जो है वो यहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र से है। जो हेल्थ सेक्टर है हमारे मध्य प्रदेश का, उसका संबंध यहाँ पे 4D से है, और 4D के अंतर्गत ही हमारा जो स्वास्थ्य क्षेत्र है वो यहाँ पे आता है। और दोस्तों, जैसे फर्स्ट D यानी कृषि, सेकेंड पे आपका शिक्षा का क्षेत्र, उसके बाद आपका 4D पे आएगा स्वास्थ्य का क्षेत्र। मध्य प्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु दर मिनिमम कितनी है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो नवजात शिशु मृत्यु दर है वो है 32%। तो आप इससे समझ सकते हो कि मध्य प्रदेश में जो नवजात शिशु हैं वो प्रति वर्ष कितने लेवल से यहाँ पे उनकी डेथ होती है। और उनकी डेथ का रीज़न मेन यही है दोस्तों कि कई महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे कम उम्र में शादी हो जाती है और वो उतने अवेयर नहीं होते हैं सेक्सुअलिटी क्षमताओं को लेकर के, और खासकर ऐसे कम उम्र में युवावस्था में दोस्तों जब कोई महिला अगर बच्चा पैदा करती है तो बच्चा भी उतना स्ट्रांग पैदा नहीं होता, उसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है। बहुत सारे ऐसे फॉल्स देखने को मिलते हैं जो कि हमें लैक ऑफ नॉलेज की वजह से नज़र आते हैं हमारी सोसाइटी में। और खासकर मध्य प्रदेश में इसका जो दर है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और 32% की रेट से अगर शिशु मृत्यु दर होगी दोस्तों तो एक काफ़ी एक चिंता का विषय है, और मध्य प्रदेश सरकार को इसके बारे में तुरंत एक पॉजिटिव क्विक एंड रिस्पॉन्स रिएक्शन यहाँ पे लेना चाहिए। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य संकेतकों के संदर्भ में असत्य कथन पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य संकेतकों के बारे में अगर हम देखें तो असत्य कथन में ऑलमोस्ट भारत की तुलना में मध्य प्रदेश की प्रजनन दर काफ़ी कम है। तो इससे हमें अनुमान लगा सकते हैं कि जो यहाँ पे असत्य कथन है वो यही है कि भारत की तुलना में मध्य प्रदेश की प्रजनन दर कम है। लेकिन दोस्तों, कम नहीं है, वो ज़्यादा है। इसमें आपको असत्य पूछा गया है इसलिए हम इसको कम कह के बोल रहे हैं। बाकी दोस्तों, मध्य प्रदेश की मृत्यु दर 7.1%, और मध्य प्रदेश की शिशु मृत्यु दर यहाँ पे 13 से अधिक है, एंड भारत की तुलना में 100, और मध्य प्रदेश की मातृ शिशु दर भारत में 43 से अधिक है। दोस्तों, मातृ शिशु दर से तात्पर्य होता है जब महिला प्रसव पीड़ा के टाइम पे होती हैं तो उस प्रसव पीड़ा के टाइम पर ही महिलाओं की यहाँ पे डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो एक काफ़ी बड़ा चिंता का विषय है, और इस पे एक जागरूक अभियान चलाना चाहिए। यहाँ पे यूथ को यहाँ पे जागरूक होना चाहिए, खासकर उन महिलाओं को एक्टिव होना चाहिए, एजुकेशन पर फोकस करें, और खासकर जो इस प्रसव से संबंधित जो भी शिक्षा नॉलेज है वो उनको वहाँ पे लेना चाहिए। तभी जाके हमारा देश जो है वो समृद्ध, सशक्त और महिलाओं के लिए एक आदरपूर्ण बन पाएगा। मध्य प्रदेश में कुल प्रजनन दर कितनी है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो कुल फर्टिलिटी रेट है वो यहाँ पे 2.8% की दर से है, यानी 2.8% की दर से मध्य प्रदेश की जो फर्टिलिटी रेट है वो यहाँ पे देखी जाती है। तो भारत की तुलना में ऑलमोस्ट कंपैरिजन अगर करें तो भारत की जो लिटरेसी रेट है या जो प्रजनन दर है वो यहाँ पे 3.4 के समथिंग है। तो हम एक कह सकते हैं कि भारत के ऑलमोस्ट इक्वल ही है। मध्य प्रदेश में उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हेतु न्यूनतम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की केंद्र की न्यूनतम जो जनसंख्या पे होनी चाहिए वो यहाँ पे होनी चाहिए 5000।
यानी जो 5000 लोग हैं वो यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या यहाँ पे होनी चाहिए उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना के लिए। यानी अगर किसी मान के चलो कोई क्षेत्र है, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट की कोई तहसील है या खुद डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, वहाँ पे अगर कोई स्वास्थ्य केंद्र अगर खोलना है तो वहाँ पर जो मिनिमम जनसंख्या है वो वहाँ पे 5000 होनी चाहिए और 5000 लोगों के रजिस्टर्ड नाम और उनकी डिमांड यहाँ पे होनी चाहिए। दोस्तों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापना किस ग्रामीण जनसंख्या हेतु होनी चाहिए? तो दोस्तों, स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिकता की स्थापना यहाँ पे होनी चाहिए 30,000 लोगों की कंसेंट के साथ। यानी जब दोस्तों ग्रामीण के 30,000 लोग आपस के मिलकर के यहाँ पे आपस में कंसेंट करेंगे, और खासकर जो रूरल पॉपुलेशन है यानी जो ग्रामीण जनसंख्या है वो आपस में एक समझौता करके अगर डिमांड करें मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट से, तो वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे ओपन कर सकते हैं या वो कहीं पर भी उसको खोल सकते हैं 30,000 लोगों की यहाँ पे डिमांड के ऊपर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हेतु आदिवासी क्षेत्र की जनसंख्या कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो दोस्तों, अगर सामुदायिक क्षेत्र की अगर स्थापना यहाँ पे होनी है तो उनमें से यहाँ पे आदिवासियों समेत जो लोगों की कंसेंट है वो यहाँ पे होनी चाहिए 80,000 लोगों की ये कंसेंट होनी चाहिए, तब जाके एक यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो सकती है। दोस्तों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काफ़ी बड़ा होता है और ये ज़्यादातर जो स्थित होता है एक किसी भी राज्य के डिस्ट्रिक्ट में स्थित होता है, जो उस राज्य का कोई स्पेशल डिस्ट्रिक्ट स्पेशल जिला होता है, वहाँ पे इसको ओपन यहाँ पे किया जाता है। मध्य प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना शुभारंभ किस वर्ष हुई? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधवा विवाह भी यहाँ पे योजना लागू यहाँ पे हो गई है विधवा विवाह, और ये वर्ष 2018 से इसको लागू किया जाता है। दोस्तों, विधवा विवाह से तात्पर्य है कि अगर कोई महिला जो है उसके हस्बैंड अगर ख़त्म हो जाते हैं एक एज में, तो वो महिला जो है पुनर्विवाह यहाँ पे कर सकती है। लेकिन हमारी इस सोसाइटी में कहीं ना कहीं जो समाज का एक प्रेशर होता है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, हमें जागरूक बनना होगा, हमें एक्टिवली होना होगा और महिलाओं को भी जीने का हक है। यदि कोई पुरुष दोस्तों उसकी पत्नी अगर ख़त्म हो जाती है तो वो 2 शादी कर सकता है, ऑलमोस्ट कई लोग तो 3 भी शादी करते हैं, तो क्या महिला को जीने का अधिकार नहीं है? महिला को अपने व्यक्तित्व, अपने जीवन को खुशी और हैप्पीनेस प्रोवाइड करने का अधिकार नहीं है? तो उसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 को इस नियम को यहाँ पे पारित किया और पुनर्विवाह अधिनियम यहाँ पे लागू किया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा ममता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? तो दोस्तों, ममता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर चुना गया माधुरी दीक्षित को। माधुरी दीक्षित ममता अभियान ब्रांड एम्बेसडर जो है माधुरी दीक्षित हैं, और माधुरी दीक्षित ही लोगों को अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे इस अभियान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किस जिले में हुआ? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान की जो शुभारंभ हुआ है मध्य प्रदेश के विदिशा डिस्ट्रिक्ट से। विदिशा डिस्ट्रिक्ट से दीनदयाल 108 एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में दीनदयाल 108 एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ हुआ वर्ष 2011 और 2012 में। इस योजना के अकॉर्डिंग यहाँ पे तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया जा सकता है, और ख़ासकर दोस्तों ऐसी परिस्थिति में जैसे कोई महिला अगर प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में है या कोई इमरजेंसी है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसको वो आपस में जो लोग हैं वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसको इमरजेंसी की ज़रूरत है, तो यहाँ पे इस योजना के अकॉर्डिंग आप उसको फुलफिल कर सकते हो। और इसका जो शुभारंभ है दीनदयाल योजना 2011 और 12 से इसकी स्टार्ट हुआ था। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत की योजना का शुभारंभ हुआ था 15 अगस्त 2018 से। 15 अगस्त 2018 से, जिसमें मोदी जी का एक नारा था प्रसिद्ध, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो यही जो नारा है, इसी नारा के अकॉर्डिंग आयुष्मान योजना प्रोवाइड की गई। और यही आयुष्मान योजना दोस्तों जो मध्य प्रदेश का
निचला वर्ग है या जिसको मेडिसिन या मेडिकल कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है, तो इस योजना के अकॉर्डिंग मेडिकल जो सुविधाएं लाभ होती हैं वो उनको उठा सकता है। और यहाँ तक कि 5 लाख रुपए का मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक कमेंट है कि 5 लाख रुपए तक का जो भी यहाँ पे कॉस्ट होगा वो यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार देगी। और 5 लाख रुपए तक अगर कोई इलाज यहाँ पे होना है, कोई भी क्रिटिकल बीमारी क्यों ना हो, तो उसका सारा खर्चा मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पे उठाएगी। दोस्तों नेक्स्ट, सौर्य दल योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों सौर्य दल योजना का संबंध है महिलाओं से। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए मध्य प्रदेश ने सौर्य दल योजना का यहाँ पे शुभारंभ किया, जिससे महिलाएं एक्टिव हों, महिलाएं सशक्त हों, महिला अपने एजुकेशन के लिए एक्टिव हों, महिला जागरूक करें लोगों को और लोगों के अंदर विश्वास रखें कि महिलाओं का वही स्टेटस है जो एक पुरुष का स्टेटस है। तो यही सौर्य दल योजना के द्वारा ही उनको ये चीज़ बताई यहाँ पे गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। मुख्यमंत्री कल्याणकारी सहायता योजना किस वर्ष शुभारंभ हुआ, यानी किस वर्ष इसका अनावरण हुआ मुख्यमंत्री कल्याणकारी सहायता योजना का? तो दोस्तों इसका शुभारंभ हुआ वर्ष 2018 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामेकिन बाल संरक्षण कार्यक्रम का प्रबंधन कितने स्तरों में होता है? तो दोस्तों सामेकिन बाल संरक्षण कार्यक्रम का जो एक प्रबंधन है वो यहाँ पे होता है ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 स्तरों में, यानी 4 लेवल पर इसको यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है इन बाल संरक्षण कार्यक्रम, जिसमें दोस्तों बच्चों को यहाँ पे प्रोग्रेसिव एंड इंटेलेक्चुअल बनाया जाता है। बच्चों को एक प्रोटेक्शन प्रोग्राम सिखाया जाता है जिससे बच्चे एक्टिव बने डिफेंस में, एजुकेशन में, एंड जितने भी पेचीदे जो भी टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पे फुलफिल में किया जाता है सामेकिन बाल संरक्षण योजना के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार में कितनी राशि प्रोवाइड होती है? तो दोस्तों रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार में मिनिमम 1 लाख रुपए की जो राशि है वो यहाँ पे प्रोवाइड होती है, और 1 लाख रुपए ये राशि आगे बढ़ भी सकती है, समय समय के अकॉर्डिंग इसको डेवलप भी किया जाता है, इसमें परिवर्तन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं इनके सभी राज्यों में जनगणना संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उसको प्रोवाइड किया गया, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मध्य प्रदेश भारत के सभी राज्यों की जो जनगणना हुई है 2011 में उससे संबंधित कौन से आर्टिकल में वर्णित किया गया? तो दोस्तों आर्टिकल 248 जो है वो हमें जनगणना से संबंधित सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन नॉलेज है वो हमें प्रोवाइड करता है, सभी प्रकार की जो एक्टिवनेस है वो हमें दिखाता है, और जनगणना में ही भारत के ही नहीं ऑलमोस्ट पूरे मध्य प्रदेश के हर एक राज्य के घर में जा करके, अब चूँकि जनगणना जो है नेक्स्ट 2021 में यहाँ पे होगी अगले साल, और इसका जो शुभारंभ वो 2020 से स्टार्ट हो चुका है। जो जनगणना करता है वो घर घर जा कर के लोगों के नोटिफिकेशन, लोगों के स्टेटस, लोगों के घर में कितने बच्चे हैं, क्या प्रोविज़न है, कितनी लोगों को शिक्षा मिल रही है, नहीं मिल रही है, सारी चीज़ें जनगणना में ऐड की जाती हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करें, और MCG एकेडमी को आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके बहुत सारे यहाँ पे कोर्स भी डेवलप किए गए हैं, और MCG एकेडमी का एक प्रोफेशनल ऐप है, तो उस ऐप के माध्यम से आप कोर्स यहाँ पे परचेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।